आखिर बहू से इतना बैर क्यों? डॉक्टर परमीत, कुछ दिन बाद मेरे देवर की शादी है और सारा काम मम्मी जी ने संभाल रखा था। अब उनके बिना बड़ी परेशानी आ रही है। आप बताएं, हम उन्हें घर कब ले जा सकते हैं? राधा ने बड़ी गंभीर स्वर में कहा। डॉक्टर परमीत रिपोर्ट को हाथ में लेकर उनका मुआयना करते हुए बोली, हाँ, उनकी हालत में काफ़ी सुधार है। पैर पर चढ़ा प्लास्टर अभी 1 महीने और लगा रहेगा। चल फिर नहीं सकती। अगर उन्हें घर ले जाएंगे तब भी उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें सजेस्ट करती हूँ, एक नर्स रख लो। शादी वाला घर है, तुम अकेले इतना नहीं संभाल पाओगी। पास में बैठे ससुर मनोहर जी बोले, बहू, डॉक्टर मैडम सही कहती हैं। जी मैडम, आप जैसे बोलेंगी हम वैसा ही करेंगे। और फिर मुझे मेरी बहू पर पूरा विश्वास है। यह तो यूं ही घबरा रही है। इसने तो हम सबको चकित कर डाला है। सब कुछ इतने अच्छे से संभाला है कि अपनी सास के बिना कुछ कर नहीं पाएगी। हल्की सी मुस्कान लिए राधा ने सारी रिपोर्ट संभाली और डिस्चार्ज पेपर बनवाने रिसेप्शन पर चली गई। उधर मनोहर जी कमरे से सामान समेटने अपनी पत्नी सविता जी के पास पहुँचे। अजी, डॉक्टर से पूछिए मैं कब से चल सकती हूँ? शादी वाला घर है, 100 काम पड़े हैं। मैं अगर बिस्तर में पड़ी रही तो एक काम नहीं होगा। मुझे पता है मेरी बहू के हाथ पांव नहीं चलते। 4 बार कहो तब जाकर एक बार हाँ बोलती है। कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। देखो मनोहर जी, मुझे अच्छे से पता है मेरे बिना इस घर में एक सिंक भी नहीं हिलती। सविता जी के 2 बेटे हैं, अभी रवि, एक बेटी नीता। अभी की शादी को 2 साल हो गए हैं। अब रवि की शादी कर रही है। इसी सिलसिले में घर में चहल पहल रहती थी। बेटी नीता ससुराल से हर कभी काम और शॉपिंग के बहाने मायके आ जाती थी। आए भी क्यों ना, नीता घर में सबसे छोटी और लाडली बेटी है। उसकी शादी अभी की शादी के 6 महीने बाद लव मैरिज के चलते हो गई थी। ससुराल मायका एक ही शहर में होने के कारण लगता ही नहीं कि उसकी शादी हो चुकी है। वो आधा दिन ससुराल में गुजारती तो आधा दिन मायके में। जब से अभी की शादी तय हुई है, नीता ज़्यादातर मायके में ही रहती है। इस वजह से उसकी दखल अंदाजी घर में बहुत ज़्यादा है। माँ बेटी मिलकर बहू राधा को भी बहुत तंग करती हैं। उसे घर की हर जिम्मेदारियाँ और कर्तव्य तो अच्छे से समझा दिए गए हैं, मगर अधिकार एक भी नहीं दिया। बेचारी अपनी मर्जी से घर में रोटी सब्जी भी नहीं बना सकती। मगर राधा अपने संस्कारों के चलते ना अपनी सास और ना अपनी ननद से कोई शिकायत रखती है। वे दोनों जैसा कहती राधा उनका हुक्म सर आँखों पर रख मानती रहती, ताकि घर में शांति बनी रहे। वरना अभी के घर में घुसते ही राधा की शिकायतों के पुलंदे खुल जाते थे। इधर अभी भी कान की कच्चे थे। माँ और बहन की बातों में आकर हमेशा राधा को ही डांटते डपटते रहते। एक दिन सविता जी को बाजार जाने की जल्दी थी। नीता का बार बार फोन आ रहा था। जैसे ही बाथरूम से जल्दीबाजी में निकलने की कोशिश में थी, वहीं उनका पैर साबुन पर आ गया और वहीं धड़ाम से गिर पड़ी। बार बार फोन की आवाज़ सुन राधा उनके कमरे में आई तो देखा बाथरूम में सासू माँ बेहोश पड़ी थी। उसने तुरंत कार निकाली और सासू माँ को अस्पताल पहुँचाया। वहीं से सबको खबर कर दी। डॉक्टर ने बताया सविता जी के सिर में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई हैं। 48 घंटे का इंतज़ार करना होगा। सुन सबकी सांसें थम गई थी। शादी वाले घर में अचानक यह क्या हो गया? नीता ने जब सुना कि मामला गंभीर है, साफ साफ अपने पिता को बोला, रात में मैं यहाँ रुक नहीं पाऊंगी।
मेरी सास की तबीयत भी ठीक नहीं है, बोल जल्दी ही चली गई। उसके बाद दोबारा अस्पताल नहीं आई। बस कभी भाई को फ़ोन कर कर पूछ लेती थी कि माँ की तबीयत कैसी है। जब अभी और रवि ने पूछा तुम अस्पताल मम्मी से मिलने क्यों नहीं आ रही हो, तो बोली अचानक ही रितेश का हैदराबाद टूर बन गया। मैंने सोचा अब मम्मी के पास कोई काम तो नहीं है तो मैं क्यों ना हैदराबाद चल लूँ। अभी और रवि दोनों एक दूसरे से बोले हद होती है, यहाँ माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है और इसे अपनी पड़ी है। पूरे 5 दिन बाद अचानक सविता जी को होश आ गया, मगर सिर और पैर में चोटें ज़्यादा थीं, इसलिए उन्हें कुछ दिन अस्पताल में और रुकना पड़ा। बोल नहीं पा रही थी, मगर उनकी आंखें अपनी बेटी नीता को ही ढूंढ रही थी। राधा बहू ने हाथ फेरते हुए पूछा माँ जी कुछ चाहिए, तो जोर से उसका हाथ झटक दिया। मतलब तबीयत खराब होने पर भी राधा से बैर ही था। चुपचाप जाओ। सविता अपने आप को तुर्रम खान समझती हो। तुम्हें पता है 10 दिन से तुम अस्पताल में भर्ती हो। तुम्हारे पीछे घर का काम किसने किया? मुझे सब पता है। मेरी बेटी मेरी लाठी है। अच्छे से घर अस्पताल सब संभाला होगा, बड़े घमंड से बोली। तभी पापा जी ने जोर से कहा जी नहीं सविता जी, आप कमरे से बाहर चलिए, मैं मम्मी का स्पंज करके आती हूँ। उन्हें ज़्यादा बोलने की मनाही है, आप उन्हें परेशान मत कीजिए। राधिका ने अपने ससुर से विनती करते हुए कहा बेटा मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, मगर मेरी पत्नी को जो अपनी बेटी पर इतना गुरूर है, आज उसको टूट जाने दो, वरना जीवन भर मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। किसी की आंखों से लाड प्यार का पर्दा नहीं उतार पाया। क्या बकवास करे जा रहे हैं? जरा नीता को फ़ोन कीजिए, पूछो तो शॉपिंग खत्म हुई कि नहीं। फिर घर में हल्दी भी पिसवानी है, मेहंदी वालों को बुक करना है, देने लेने के गिफ्ट लेने हैं, बुलावे की तैयारी और भी ना जाने क्या क्या। देखा बहू, इसको कुछ भी बोलो कुछ समझ में नहीं आता। मैं इन्हें क्या कह रहा हूँ और ये कौन सा सुन रही है। पापा जी मैंने आपसे कहा ना, आप थोड़ी देर बाहर जाइए और मम्मी को तैयार कर लाती हूँ, फिर हम घर पर पहुंचकर आराम से सारी बातें करें। बहू की बात सुन विनोद जी चुप हो गए। बेटा अभी बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था। सभी आराम से घर पहुंच गए। व्हील चेयर से सोफे पर बैठते हैं सविता जी फिर चिल्लाने लगी नीता दिखाई नहीं दे रही है, कहीं काम से गई है क्या? नीता इस घर में तो क्या अपने ससुराल में भी नहीं है, और ससुराल में छोड़ो शहर में ही नहीं है। बेटे अभी ने थोड़े गुस्से में कहा शहर में नहीं है मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तब सब ने मिलकर सविता जी को सारी बात से अवगत कराया। सारी बात सुनकर बोली आप सब समझते नहीं हैं, जरूर उसकी सास की तबीयत खराब होगी और रितेश ने उसे ज़बरदस्ती भेज साथ लेकर गया होगा, वरना मेरी बेटी मुझे इस हाल में छोड़कर कभी ना जाती। मनोहर जी अपना सिर पीटते हुए बोले किसी ने सच ही कहा है, प्यार अंधा होता है मगर इतना अंधा बहरा होता है मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता है तुम्हारी बहू ने तुम्हारी जान बचाई, समय पर अस्पताल पहुंचाया। घर और अस्पताल में हम 3 लोग इतना डर गए थे, उस बच्ची ने इतना हौसला दिया, सब कुछ एक पांव पर संभाला। रसोई के साथ साथ हल्दी मेहंदी शादी की सारी तैयारियां सुचारू रूप से पूरी की, और तो और सुनार के यहाँ से गहने लाकर सीधे मेरे हाथों में दे दिए। मैं तो कभी उस पर रुपया पैसों के लिए विश्वास नहीं करता था, मगर इस बच्ची ने मेरा दिल जीत लिया है और तुम्हारी कही हर बात गलत साबित हुई। के काम करने की फुर्ती ऐसी मानो लगता था साक्षात मेरे सामने दुर्गा जी हैं। इधर अस्पताल का टिफिन, इधर अभी और रवि के ऑफिस काम वाले, एक हाथ में मोबाइल। सच में तो माँ बेटी की कही सारी बातें झूठी निकली है कि राधा घर में कोई काम नहीं कर, बल्कि उस बेचारी ने इस मुसीबत के समय में अपने आप को साबित कर दिखाया है। हाँ हाँ बस भी करिए, कौन सा बड़ा तीर मार लिया, घर की बहू है। जब सास पर मुसीबत आई तो उसे इसी
तरह काम करना ही था। आप क्यों अपनी बेटी को छोड़कर पराई की इतनी तारीफ कर रहे हैं? घर की बहू है, ऐसा कोई एहसान नहीं किया। और आप क्या चाहते हैं, अब मैं उसके पैर में गिर पड़ूं? आखिर बहू से इतना बैर क्यों? माना वह पराए घर से आई है, मगर उसने पहले दिन से ही तुमको और तुम्हारे पूरे घर को अपना मान लिया था, इसलिए तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। वरना तुम्हारी अपनी लाडली तो तुम्हें दोबारा पूछने नहीं आई। अब इतना भी तुम नहीं समझोगे तो फिर तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मनोहर जी गुस्से में तमतमाते हुए वहां से चले गए। रवि की शादी तय समय पर हो गई। सविता जी व्हील चेयर पर बैठी बैठी अपनी बहू की कर्मठता देखती रही और बेटी की मेहमानी नखरे भी। विदा के समय अभी और राधा ने कपड़े, फल, मिठाई, तोहफे ससम्मान नीता और रितेश को दिए। तब नीता गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती भाभी आपको? माना माँ बीमार है तो आप तो सस्ते में ही विदा कर देंगी। कम से कम दामाद को सोने की चैन और मुझे गले का सेट ही दे देती। दीदी आप एक काम करो, मेरे गले की सोने की चैन आप रख लो, मगर नाराज होकर मत जाओ। राधा को ऐसा कहता देख सविता जी बोल पड़ी, नीता शर्म तो तुझे आनी चाहिए, जो अपनी माँ की तबीयत से तुझे कुछ लेना देना नहीं। तुझे सिर्फ अपना स्वार्थ और रुपया पैसा दिखाई देता है। इन लोगों द्वारा इतना कुछ करने पर भी तुझे सोना चांदी चाहिए। सही कह रहे थे तेरे पापा, मुझे इंसान की परख नहीं। अगर होती तो आज बहू से बैर ना पाले बैठी होती, मगर अब मैं समझ गई हूँ कौन अपना है और कौन पराया। बहू तुम परेशान मत हो, शादी ब्याह का मामला है, हर किसी को खुश करने का ठेका हमारा नहीं। बोल सविता जी चुप हो गई और नीता पैर पटकते हुए घर से बाहर चली गई। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।